मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्वर्णिम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ से लेकर 12वीं 6वीं तक के इतिहास का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। प्राचीन काल में हमारे देश का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली था। गौरवशाली इतिहास था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे देश का व्यापार बहुत सारे देशों से चलता था और उन सब के बदले में सोना चांदी आदि आता था। इसलिए धन धान्य की कोई कमी नहीं होने के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके अलावा प्राचीन काल में हमारे देश का जो साम्राज्य है वो दूर दूर देशों तक फैला हुआ था। समुद्र पार के प्रदेशों में फैला हुआ था, जिनको द्वीपांतर कहा जाता था। द्वीपांतर, समुद्र पार प्रदेशों को प्राचीन काल में द्वीपांतर कहा जाता था। प्राचीन काल में जावा, मलाया, सुमात्रा, कंबोडिया, ईरान आदि देशों में हमारे भारत का झंडा लहराता था। प्राचीन काल में इन सभी देशों में हमारे भारत का झंडा लहराता था। बहुत बड़ा साम्राज्य था, हमारा देश बहुत विस्तृत था। इसलिए प्राचीन काल में हमारे देश को बृहत्तर भारत के नाम से भी जाना जाता था। बृहत्तर का संस्कृत में अर्थ होता है बड़ा, विशाल। यानी प्राचीन काल में हमारा भारत बहुत विशाल था। इसके बाद में हमारे देश में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, अब मैं तुमको महाजनपदों के बारे में बता दूं। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत, उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिनको महाजनपद कहा गया। जिनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। इन महाजनपदों की संख्या थी 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। सबसे महत्वपूर्ण था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र आ गई। पाटलिपुत्र ये राजधानी आ गई। 16 महाजनपदों में काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जहाँ कौरव पांडवों का शासन था, अन्य जिसकी राजधानी चंपा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, बज्जी, विदेह, मल्ल, कुशावती, चेदी की शक्तिमती और वत्स की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र का शासन था, पांचाल, जहाँ की द्रौपदी थी, उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, और अहिछत्र और पांचाल की राजधानी काम्पली थी। मत्स्य की विराटनगर थी। सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। अश्मक की पोतन, अवंती की उज्जैन राजधानी थी। गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर। इस प्रकार से 16 महाजनपदों की राजधानी थी। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, राजा होता था। तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इसके अलावा कुछ गणराज्य भी थे। प्राचीन भारत में इन 16 महाजनपदों के अलावा कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य कौन कौन से थे? जैसे कि मिथिला। मिथिला में विदेह जाति के लोगों का शासन था। और पाबा में मल्ल। कपिलवस्तु में शाक्य। रामग्राम में कोली है। इस प्रकार से ये गणराज्य भी थे। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है लोगों का राज्य। यानी गणराज्य में जनता का समूह शासन करता था। वो गणराज्य कहलाए। प्राचीन भारत में गणराज्य थे मिथिला, जिसकी राजधानी विदेह थी।
पावा की राजधानी मल्ल, कपिलवस्तु की शाक्य और रामग्राम की कोली है। इस प्रकार से ये गणराज्य थे। अब हम राजस्थान के जनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से जनपद। राजस्थान में भी जनपदों का उदय हुआ और उन जनपदों के बारे में अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखो, मैं राजस्थान के जनपदों के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में जनपदों का उदय क्यों हुआ। तो यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की कुछ वीर जातियां मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि कुछ वीर जातियां मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि राजस्थान में आकर रहने लगी। जिससे राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। अब मैं राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में बता दूं। सबसे पहले जांगल जनपद, नंबर 2 सूरसेन जनपद, नंबर 3 मत्स्य जनपद, चौथा शिवी जनपद। इनके बारे में बता दूं मैं आपको। तो जांगल जनपद वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों में यह जनपद फैला हुआ था और इस जनपद की राजधानी थी अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। वह जांगल जनपद की राजधानी थी। बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। जांगल प्रदेश का स्वामी होने के कारण यहाँ के राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह भी कहते थे। यहाँ के राज चिन्ह में लिखा हुआ था जय जांगलधर। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं सूरसेन जनपद के बारे में। सूरसेन जनपद यह करौली, धौलपुर, भरतपुर और मथुरा के ब्रज क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी मथुरा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वंशज राज करते थे। तो ये सूरसेन जनपद के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में मत्स्य जनपद यह महाभारतकालीन जनपद था और इस जनपद में जयपुर के आसपास का उपजाऊ क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी थी विराटनगर और भरतपुर का अलवर का क्षेत्र आता था। यहाँ पर यह महाभारतकालीन जनपद था। इसके बाद शिवी जनपद ये शिवी जाति के लोगों के द्वारा बनाया गया था और शिवी जाति के लोग यूनानी आक्रमण के कारण चित्तौड़गढ़ के आसपास आकर के रहने लगे और यहीं पर मध्यमिका नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर शिवियों के अनेक सिक्के भी मिले हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान के 4 जनपदों के बारे में बताया। राजस्थान। अब मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दूं। मौर्य साम्राज्य के बारे में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद में यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया। फिर अगली जो विजय प्राप्त की, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान आदि पर विजय प्राप्त की। दो तमिल ग्रंथ एनानरू और मुन्नानरू से इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में दोबारा बता दूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, इसका संस्थापक था। नंदवंश के राजा घनानंद को हराकर इसकी विजय प्राप्त की और अपने गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उसके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में बताया। अब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम जीवन के बारे में बता दूं। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन मुनि जिसका नाम था भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में 2 दिन के उपवास, जिसको संथारा भी कहते हैं जैनी भाषा में, संथारा प्रथा के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन पूरा हो गया। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। भद्रबाहु नामक जैन मुनि से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और उसके मरने के बाद में उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। अब मैं तुमको बिंदुसार के बारे में बता दूं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में इसका नाम रखा गया भद्रसार, और यूनानी लेखकों ने जो इसका नाम दिया वो दिया अमित्रोचेटस। इसे शांति प्रिय शासक भी कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार के समय में एक यूनानी राजदूत डायमेकस आया। उसका नाम था डायमेकस। यूनानी राजदूत का नाम। और मिस्री जो राजदूत था
उसका नाम था डियानीसियस। डियानीसियस। तो इस प्रकार से दो विदेशी राजदूत बिंदुसार के समय में आए। यूनानी राजदूत का नाम था डायमिकस, मिस्री राजदूत का नाम था डियानीसियस। और आदि इसके समय में आए। इसके बाद में इसके जीते जी जो गद्दी पर बैठा उसका बेटा अशोक, अशोक गद्दी पर बैठा। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक अपने पिता के जीते जी गद्दी पर बैठ गया। जैन अनुसूची के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन अधिकार कर लिया और मस्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का अशोक नाम मिलता है। अशोक का 1 नंबर के क्वेश्चन में है कि मस्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक का, अभिलेखों में अशोक का अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी है कि अशोक के अशोक नाम का उल्लेख कौन से अभिलेखों में मिलता है, तो मस्की और गुजरा अभिलेखों में इनका नाम मिलता है। अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर, अशोक को कश्मीर बहुत पसंद था, इसलिए उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में श्रीनगर नामक एक नगर बसाया। श्रीनगर नामक ये शहर बसाया कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद में। इसके बाद उसने खोतान आदि पर भी विजय प्राप्त की। और अशोक ने देवानाम प्रिय, अशोक की उपाधियां देखो, ये 1 नंबर क्वेश्चन बता दूं मैं तुमको। अशोक की उपाधियां, अशोक की उपाधियां क्या थी अशोक ने? देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। इन दोनों का अर्थ होता है, देवानाम प्रिय का मतलब देवताओं को प्रिय लगने वाला, और प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर लगने वाला। प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी यानी उपाधियों से। और इसने बाद में विदिशा की राजकुमारी कारुबाकी से विवाह किया। विदिशा की, अशोक ने विदिशा की राजकुमारी कारुबाकी से विवाह किया, जिससे महेंद्र, कारुबाकी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो महेंद्र, एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। महेंद्र क्या था? पुत्र, और ये पुत्री संघमित्रा। ये उत्पन्न हुई। बाद में बौद्ध धर्म के भिक्षु बन गए। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो यह है राज्याभिषेक के बाद 261 ईसा पूर्व में अंतिम वर्ष में अशोक ने, ये एक क्वेश्चन भी है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। यहां का राजा था नंदराज वत्स, उसको हरा दिया। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर के अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा कर ली। अशोक को त्रिरत्नों में, बुद्ध, संघ और धम्म, त्रिरत्नों में बहुत आस्था थी। अशोक को बुद्ध, संघ और धम्म।
अशोक को त्रिरत्न, अशोक को त्रिरत्नों में बहुत आस्था थी। बुद्ध, धम्म और संघ, इन त्रिरत्नों में अशोक को बहुत आस्था थी। बुद्ध, धम्म और संघ, इनमें अशोक को बहुत आस्था थी। अशोक ने इनका बहुत प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रवण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का देश विदेशों में प्रचार करवाया। उसने बिहार में बाराकर की पहाड़ियों में सुदामा, चापार, चौपड़ी, कर्ण आदि आजीविकों के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया और उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांत, धम्म की स्थापना की और धम्म के सिद्धांतों का प्रचार उसने करवाया। धम्म के सिद्धांत प्रमुख उसके ये थे कि नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 नैतिकता, नंबर 4 परोपकार और नंबर 5 सहिष्णुता। धम्म के सिद्धांत, अशोक के धम्म के सिद्धांत है सत्य। अशोक का मानना था कि व्यक्ति को जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना भी उन्होंने एक धम्म का सिद्धांत बताया। इसके अलावा अहिंसा, अशोक का मानना था कि निर्दोष प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए तथा उन्होंने ये बात भी कही कि मन वचन कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 नैतिकता के बारे में अशोक का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता, गुरु, जो वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, गुणीजन हैं, इन सभी का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। चौथा परोपकार, प्रजाहित के कार्य करना, दूसरों की भलाई के कार्य करने को अशोक ने धम्म का कार्य बताया। 5वां सहिष्णुता, अशोक का मानना था कि हमें दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए और किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की अशोक का सिद्धांत था। तो इस प्रकार ने अशोक के धम्म के सिद्धांत बताए और अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारी नियुक्त की। इनके बारे में आपको बता दूं, अशोक ने इन सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए, जनता के बीच में नैतिक उन्नति करने के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारी नियुक्त किए, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे और धम्म के सिद्धांतों के बारे में लोगों को जानकारी देते थे। ये काम अशोक ने किया। अशोक से पहले धम्म यात्राएं की जाती थी और जिन्हें पशुओं का शिकार करते थे राजा, लेकिन अशोक ने उस पर बंद करवाया और धम्म के सिद्धांतों का अशोक ने प्रचार करवाया। अब इसके बाद अनुसंधान, अशोक ने काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राज्यों को आदि के प्रति एवं वर्ण धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया। और अशोक ने अभिलेख क्या होते हैं? अशोक ने भारत में अभिलेख सबसे पहले लिखवाए। अभिलेख क्या होते हैं? कठोर धातुओं, सतहों, शिलाओं पर लिखे लेख अभिलेख कहलाते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए। अशोक के द्वारा कौन सी भाषा में लिखवाए गए? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए गए थे। ब्राह्मी और
खरोष्टी लिपि में अशोक के द्वारा ये अभिलेख लिखवाए गए थे। अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के राजा दारा से मिली। ईरान के राजा दारा से अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अभिलेख की परिभाषा, कठोर धातुओं, सतहों, शिलाओं पर लिखे लेख अभिलेख कहलाते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए? सम्राट अशोक ने। कौन सी लिपि में लिखवाए? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के राजा दारा से मिली। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अब अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे रोमनदेही अभिलेख। तो रोमनदेही अभिलेख से अशोक के उदारता का परिचय मिलता है कि उसने उस अभिलेख में जनता पे जो लगान होता था उसको कम करवाया। तो इस प्रकार के कार्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाए गए। और अब मैं अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासकों के बारे में आपको बता दूं। अशोक के बाद में अशोक का बेटा कुणाल गद्दी पर बैठा, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। अशोक के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल। हाँ, ये ध्यान रखो, अशोक के बाद में गद्दी पर कुणाल बैठा। यह अशोक का सबसे बड़ा बेटा था कुणाल। दिव्यावदान नामक एक धर्म ग्रंथ में इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। धर्म विवर्धन किसको कहा गया है? कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। और उसके बाद में कुणाल के अंधा हो जाने के बाद उसका बेटा संप्रति गद्दी पर बैठा। और संप्रति कुणाल के पुत्र दशरथ ने अपना मगध पर शासन किया और उसने नागार्जुन में गुफाएं बनवाई। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की, उसका एक मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहदत्त की हत्या कर दी और भारत में एक नए राजवंश की नींव पड़ी, जिसका नाम था शुंग वंश। इसका नाम क्या था? शुंग वंश। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये बृहदत्त का एक मंत्री था जिसने इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके और इसकी हत्या कर दी, क्योंकि अशोक के बाद में अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए, दरबार में गुटबंदी हो गई और अहिंसा का कारण वो ज़्यादा युद्ध आदि नहीं कर सके। केंद्रीय प्रशासन शिथिल हो गया और इस कारण से इन सारी कमजोरियों का फायदा उनके दरबारियों ने उठाया और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यह साम्राज्य 150 वर्षों तक भारत में चला। ये बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन इस राजवंश के राजाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं मौर्य प्रशासन के बारे में आपको बता दूं। मौर्य प्रशासन, सबसे पहले भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्यों ने शुरू की। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचा जो पद होता था वो होता था राजा का। राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था, राजा वंशानुगत होता था। मौर्य काल में राजा वंशानुगत होता था, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था और सलाह मशवरा लेने के लिए उसकी मंत्री परिषद होती थी, जिसमें विद्वान मंत्री होते थे जिनको अमात्य कहा जाता था। तो सबसे पहले केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किस काल में शुरू हुई? मौर्य काल में। एक नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कौन से काल में शुरू हुई? मौर्य काल में। अब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में क्या होता था कि सबसे जो पावरफुल व्यक्ति होता था वो राजा होता था, सारी शक्ति राजा के पास होती थी। राजा मौर्य काल में राजा निरंकुश
वंशानुगत होता था, लेकिन वो निरंकुश नहीं होता था। वो प्रजा के हित को ध्यान में रख करके फैसला लेता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना। इस प्रकार से 7 अंग राज्य के लिए बहुत जरूरी बताए। और राजा को सलाह देने के लिए अमात्य होते थे। अमात्यों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता था, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। अमात्य की जब नियुक्ति होती थी तो राजा उनकी बुद्धि की परीक्षा करता था, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग होते थे, जिनके अध्यक्ष को महामात्र कहा गया और तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता एक अधिकारी होता था जो लगान वसूली करता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और राजस्व वसूली भी करता था, बजट तैयार करता था। इसके अलावा सन्निधाता का ये कोषाध्यक्ष होता था। और इसके बाद प्रांतीय प्रशासन के बारे में आपको बता दूं कि मौर्य काल में संपूर्ण जो प्रांत है वो 5 भागों में बटा हुआ था। प्रांतों का शासन प्रांतपति या राजकुमार चलाते थे और प्रांतों को जनपदों में बांटा गया। और इस प्रकार से फिर नीचे की इकाई होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसका मुखिया गोप था और 10 गांवों का समूह को संभालता था। और इसके बाद नगर प्रशासन में मौर्य काल में 6 समितियां होती थी जो नगरों का शासन प्रबंध को संभालती थी। तो उनके बारे में है जो आय व्यय का लेखा जोखा रखना, बाहर से आने वाले यात्रियों पर विक्रय कर वसूल करना, उत्पादन शुल्क आदि का निरीक्षण करना, इनके बारे में। सैन्य व्यवस्था मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति होता था। सेना का प्रमुख कौन होता था? सेनापति। मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति होता था। तो मैं आपको बता दूं, मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति होता था। सबसे ऊंचा पद होता था मौर्य काल में राजा का। फिर नंबर 2 अमात्य, और इसके बाद अमात्य के बाद में समाहर्ता और सन्निधाता। फिर ये तो केंद्रीय प्रशासन हो गया। फिर प्रांतीय प्रशासन, ये 5 भागों में बटा हुआ था इनका शासन। राजकुमार या प्रांतपति चलाते थे और जनपद में बटा हुआ था। फिर ग्रामीणी, गोप आदि होते थे। अब मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में आपको बता दूं। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय होते थे उनमें दीवानी मामलों का निपटारा होता था। दीवानी मामलों का मतलब होता है कि जैसे जमीन संबंधी विवाद, रुपये पैसों का लेन देन संबंधी विवाद, पति पत्नी के झगड़े आदि जो होते थे वो दीवानी मामलों में आते थे। और ऐसे मामलों का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में किया जाता था। इसके बाद है कंटक शोधन। कंटक शोधन में फौजदारी मामले, चोरी, डकैती, लूटपाट, मारपीट आदि मामलों का जो निपटारा होता था वो कंटक शोधन न्यायालय में होता था। तो इस प्रकार से ये मैंने मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया। प्रशासन के बारे में सबसे ऊंचा पद राजा का होता। राजा को सलाह देने के लिए अमात्य होते थे। फिर लगान वसूली और राजस्व वसूली और बजट तैयार करने के लिए समाहर्ता नामक कर्मचारी होता था। ये सेनाध्यक्ष होता, वो कोषाध्यक्ष होता था। इसके बाद में फिर प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में राजकुमार, प्रांतपति आदि होते थे। नगरों का प्रशासन चलाया जाता था 6 समितियों के द्वारा। सेना का प्रमुख सेनापति होता था और थल सेना, जल सेना और इसके अलावा अश्वारोही, गजारोही, पैदल आदि सैनिक होते थे। और न्याय प्रक्रिया के बारे में बताया। 2 प्रकार के न्याय मौर्य काल में होते थे। नंबर 1 धर्मस्थीय और नंबर 2 कंटक शोधन। तो ये मौर्य काल की केंद्रीय प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया।
4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद में मौर्यकालीन समाज के बारे में आपको मैं बता दूं, मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। मौर्यकालीन समाज, मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय और नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। मौर्य काल में इस प्रकार से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों को करते थे। तो यह ब्राह्मण का काम था, जैसे कि वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, पूजा पाठ आदि करना, ये ब्राह्मणों के कर्म थे। इसके अलावा क्षत्रिय का कर्म था, जैसे कि प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, लगान वसूली करना आदि। वैश्य के काम व्यापार वाणिज्य करना, पशुपालन, कृषि आदि के कार्य थे। और शूद्र का काम उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। कौटिल्य ने निषाद, पार्श्व, रथकार, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि जातियों का भी उल्लेख किया है। और इसके अलावा मेगस्थनीज ने भी दार्शनिक, किसान आदि, पशुपालक आदि और बहुत सारे वर्गों के बारे में बताया। तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन स्मृति काल से अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, किंतु स्मृति काल से अच्छी थी। तो इस प्रकार से मैंने मौर्यकालीन समाज के बारे में आपको बताया। 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौटिल्य ने 7 जातियों के बारे में बताया। और इसके अलावा मेगस्थनीज ने 7 वर्ग बताए। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको शुंग वंश के बारे में बता दूं। यहाँ से एक नए राजवंश की शुरुआत होती है। नया राजवंश शुंग वंश। शुंग वंश शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। 1 नंबर क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया। अश्वमेघ यज्ञ, जिसका आचार्य महर्षि पतंजलि को बनाया गया। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ किया, जिसका आचार्य बनाया महर्षि पतंजलि को बनाया गया। इस वंश में जो राजा हुए उनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भागवत, देवभूति आदि हुए। इस वंश के राजा हुए। 73 ईसा पूर्व में देवभूति नामक को उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। तो इस प्रकार से ये शुंग वंश का पतन हो गया। शुंग वंश के राजा अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और वैदिक धर्म को मानने वाले थे। तो शुंग वंश के बारे में एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका आचार्य महर्षि पतंजलि को बनाया। अग्निमित्र, देवभूति, भागवत आदि इस वंश के प्रतापी राजा हुए। तो इस प्रकार से ये मैंने शुंग वंश के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको सातवाहन वंश के बारे में बता दूं। सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा 60 ईसा पूर्व में की गई। 60 ईसा पूर्व में शिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश के राजाओं की मान्यता थी
एक प्रथा थी कि इस वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। जैसे कि राजा का नाम सातकर्णी, माता का नाम गौतमी। तो एक प्रश्न भी है कि कौन से वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे? तो सातवाहन वंश के राजा। सातवाहन वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने वैदिक धर्म वर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया और इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा इन्होंने शुरू की, जिसको अग्रहार कहा जाता है। अग्रहार, ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा, अग्रहार इन्होंने शुरू की। इस काल में व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई। सातवाहन वंश के काल में व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई, व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई और इस काल में तांबे के, कांसे के आदि के सिक्के चलाए गए तथा इस वंश के राजाओं ने अन्य धर्मों को भी आश्रय दिया, जैसे कि कारले का चैत्य बनवाया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने अन्य धर्मों को आश्रय दिया। चैत्य, अब यहाँ पर एक प्रश्न है, चैत्य क्या होता है? चैत्य एक बड़ा हॉल होता है जिसकी छत खम्भों पर टिकी होती है और ये बौद्धों का पूजा स्थल होता है। चैत्य, चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल होता है। कारले का चैत्य, कारले का चैत्य किसने बनवाया? सातवाहन वंश के राजाओं ने। सातवाहन वंश के राजाओं ने कारले का चैत्य बनवाया। तो इसमें दोबारा बता दूं मैं आपको, सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुग नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में। इस वंश का प्रतापी राजा हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी और इस वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठित किया, वर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया और इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे पहले जमीन दान देने की प्रथा शुरू की, जिसको अग्रहार कहा जाता है। इनके काल में व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई और इन्होंने अन्य धर्मों को भी आश्रय दिया। अनेक प्रकार के सिक्के जलाए, तांबे, कांसे आदि के। इन्होंने कारले का चैत्य बनवाया। चैत्य का मतलब होता है बौद्धों का पूजा स्थल। एक बड़ा हॉल होता है जिसकी छत खम्भों पर टिकी होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको सातवाहन वंश तक आपको मैंने पढ़ाया स्वर्णिम भारत के इतिहास के बारे में। इनमें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको मैंने बताए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मोबाइल नंबर से आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।